नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के बाद यूपी के चुनाव रण में उतरे सीएम धामी। आज यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में होंगे शामिल और साथ ही गाजियाबाद के लोहिया में शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव रैलियां प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में उन्होंने तमाम प्रचार प्रसार किया और अब यूपी की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, क्योंकि स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गाजियाबाद में रहेंगे, जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जो वहां पर लोग हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी हैं और मुख्यमंत्री का लगातार कद भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद में रहने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के इस दौरान रहने वाले हैं? जी सर, बिल्कुल। देखिए, देश की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है और उत्तराखंड की 5वीं लोकसभा सीटों पर भी 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो चुका है। यानी कि अब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अब अन्य प्रदेशों में भी दौरे कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसी के साथ साथ राजस्थान में भी स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें भेजा गया है। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है छवि बन रही है और लगातार जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी जनसभाओं में वह है यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तराखंड जो है पहला राज्य है जो यूसीसी को लाया है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून हो, चाहे अतिक्रमण हटाने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुर्खियां बटोरी थी, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और इसका जो है इसकी जो छवि है वो देखने को मिली। और जिस तरीके से अमित शाह भी यहाँ पर आए, गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने काफी तारीफें भी की, चाहे यूसीसी को लेकर हो। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी यूसीसी का जिक्र किया है कि यूसीसी को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यूसीसी लेकर आएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं और उत्तराखंड के साथ साथ अब उत्तराखंड के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो ड्यूटी है वो अन्य प्रदेशों में भी लगाई गई है। यानी कि जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उनकी भीड़ उमड़ती है और काफी उत्साह भी लोगों में जो है देखने को मिलता है। बिल्कुल अरुण सैनी, सही कहा आपने। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिनों दिन कद भी बढ़ रहा है और ऐसे में कई राज्यों की भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ हेली सेवा 20 जून तक हुई फुल। केदारनाथ के लिए सितंबर अक्टूबर की भी बुकिंग शुरू हो गई है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए भी बुकिंग शुरू हुई है। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो चुके हैं और शनिवार को कुछ ही घंटों में ये सभी टिकट बुक हो गए। अब 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए भी हेली सेवा की बुकिंग जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम में यात्री पहुंचते हैं और 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जब यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो टिकट भी बुक कर रहे हैं अपने और पंजीकरण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर? प्रशासनिक तौर की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अभी तक? जी सर, बिल्कुल। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और तीर्थयात्री जो यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी उत्साह भी जो है उनमें देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए जिस तरीके से साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो करीब 55 लाख ये आंकड़ा था और इस बार इसे 60 लाख के पार होने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां, चाहे पर्यटन विभाग की तैयारी हो, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हो, बीकेटीसी की तैयारी हो, और तो तमाम तैयारी जो है सभी सरकारी महकमों की चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है ये यात्रा होती है और काफी श्रद्धालु जो है इस यात्रा में आते हैं। तो इसको लेकर अभी बात करी जाए तो 25 दिन पहले ही जो है पंजीकरण के लिए विंडो खोली गई थी और इसके लिए जो है अभी तक की बात कही जाए तो करीब 11 लाख से अधिक जो है 5 दिन में पंजीकरण हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में पंजीकरण हुए हैं। तो वहीं हेली सेवा की अगर बात की जाए तो हेली सेवा के लिए भी जो है काफी
पंजीकरण हो चुके हैं और ऐसे में 20 जून तक जो है जो हेली सेवा की बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितंबर और अक्टूबर का जो जो बुकिंग होनी है उसकी विंडो भी जो है अभी से ही खोल दी गई है। तो यानी कि इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह श्रद्धालुओं में है और लोगों में काफी जोश भी है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़ते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो ये साल दर साल जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी अच्छी बात है। और जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा उत्तराखंड में देने की बात है तो उसके लिए भी एक अच्छा संकेत यह है। उसको लेकर तमाम तैयारी सभी प्रशासनिक महकमों की जो है की जा रही है। सभी सरकारी विभागों की जो है तैयारी अपने अपने स्तर से चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है, ताकि जो यात्री यहाँ पर है उसे आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के तत्वाधान में आज भारतीय सेना की टुकड़ी गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट पहुंची, जहां से सेना हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादारों के साथ गोविंद धाम घाघरिया के लिए रवाना हो गई। सेना की ये टुकड़ी हेमकुंड साहिब आस्था पथ पर बर्फ कटान का कार्य कर रास्ता बनाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब 2024 की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होगा। यह सेवा प्रारंभ से ही प्रारंभिक रूप से भारतीय सेना द्वारा निभाई जाती है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 25 मई से हेमकुंड यात्रा भी शुरू होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है अभी ग्राउंड पर? जी देखिए, हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन है तो वो अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ पे प्रथम स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और जो सबसे पहले चरण में जो भूंडार से आगे जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी सहित जो अन्य कार्यदायी संस्था है उसको सख्त हिदायत दी हुई है कि 15 मई से पहले जो है पूरा जो मार्ग जो है वो बिल्कुल घोड़े खच्चर से लेके सभी लोगों की आवाजाही के लिए सुचारू होना चाहिए। साथ ही पेयजल सहित शौचालय और अन्य जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो मार्ग पर, यात्रा मार्ग पे जरूरत पड़ती है उसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही जो इको डेवलपमेंट कमेटी यहाँ पे कार्य करती है वो भी सक्रिय हो चुकी है। कुल मिला के आज सुबह जो है जो भारतीय सेना का दल होता है जो परंपरा के अनुसार हेमकुंड साहिब की जो आस्था पथ है उससे बर्फ हटाने का कार्य हर वर्ष करता है। तो सुबह गोविंद घाट गुरुद्वारे से पवित्र अरदास के बाद जो है सेना की टुकड़ी सेवादारों के साथ गोविंद धाम के लिए रवाना हो चुकी है। और ये दल कुछ दिन गोविंद धाम में रहने के बाद जो है हेमकुंड साहिब जो यात्रा रूट है 3 से 4 किलोमीटर जो बर्फ से पटा हुआ है वहाँ पे जो है बर्फ काटने का काम शुरू करेगा। लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग जो है हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के जारी है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता काफी नाराज दिखाई दी। ये मत प्रतिशत से साफ जाहिर हो गया। राज्य के कई ग्रामीणों ने वोट तक नहीं किया, तो कोई बूथ के दूर दूर ही रहा, वो मतदान करने नहीं पहुंचा। ये केवल एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के कई क्षेत्रों में यही हाल रहा है। नैनीताल में ग्रामीणों ने नहीं किया मतदान। विकास कार्य नहीं होने से थी नाराजगी। बीजेपी ने 10 वर्षों में किया ही क्या है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हो गई, लेकिन कई गांव के लोगों ने इस बार वोट नहीं किया और इसके पीछे की वजह है ग्रामीणों की वर्षों से मांग। नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट के दूरस्थ गांव जलाल गांव में सरकार के प्रति आक्रोश था, लिहाजा गांव के लोगों ने इस बार वोट ही नहीं दिया। सर, यहाँ गांव में गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से
ये तो हमारा रोड की वजह से ये है। गांव हमारा आगे 500 मीटर आगे है। उसमें कांग्रेस के टाइम में एक 400 मीटर की शीशी बनी थी। उसमें अब वो भी खराब है, बीच में जगह जगह टूटी है, उसकी न देखभाल। ये 10 साल बीजेपी को हो गया। एक पैसा भी इस गांव में अगर कोई कह दे कि ये सांसद निधि से लगा या विधायक निधि से लगा, एक भी पैसा यहाँ के लिए कोई वो नहीं है। जलाल गांव के ग्रामीणों ने नहीं किया वोट। 5 किलोमीटर दूर ग्रामीणों में आक्रोश। गांव में ही 75 परिवार, 270 से ज्यादा वोटर्स। नैनीताल लोकसभा सीट के दूरस्थ क्षेत्र जलाल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनके जलाल गांव के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में सांसद निधि या विधायक निधि से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। वहीं नजदीक में कोई पोलिंग स्टेशन नहीं होने से गांव में ही रह रहे लोगों को वोट करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव में 75 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ 270 से ज्यादा वोटर्स हैं। अब हमने जाना हुआ 5 किलोमीटर एक वोट देने, और न वो कभी आज के चक्कर में तो वो वोट मांगने तक नहीं आए हैं कोई। ठीक है, तो हमारी ये परेशानी है। हमारी तो दुनिया भर की परेशानियां हैं सुनने को। तो जलाल गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी। पहाड़ में 5 किलोमीटर का सफर मुश्किल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर का 5 किलोमीटर पैदल चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नैनीताल का जलाल गांव पहाड़ पर बसा गांव है और ये सभी जानते हैं कि पहाड़ में 5 किलोमीटर पैदल सफर करने में घंटों का वक्त लग जाता है। युवाओं की बात हो तो मान भी लिया जाए, लेकिन गांव में कई बुजुर्ग वोटर भी हैं। वो पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। मजबूर साहब, ये हमारी आज मुख्य मांग तो हमारी ये पोलिंग स्टेशन के लिए थी। हमारी ग्राम सभा जलालगांव ग्राम सभा पूरी ग्राम सभा है। हमारी ग्राम सभा में पोलिंग स्टेशन नहीं है। हमने एक पोलिंग स्टेशन के लिए मांग की, और मांग तो हम बाद में करते रहते। पहली मांग तो हमारी पोलिंग स्टेशन की थी। हमारी ग्राम सभा में, पूरी ग्राम सभा में पोलिंग स्टेशन नहीं है। हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी हमारा गाँव आगे है, उनको तो 6-7 किलोमीटर और जाना पड़ता है। कितने बुजुर्ग है, कितने। सांसद कभी भी नए गए हैं जलाल गांव। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर एक तरफ जहां बीजेपी से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी के करीबी प्रकाश जोशी मैदान में हैं। जलाल गांव के लोग वर्षों से पोलिंग बूथ, सड़क, पानी यानी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन वर्षों तक न तो शासन ने और न ही प्रशासन ने ध्यान दिया। लिहाजा इस गाँव के 270 से ज्यादा वोटरों ने मतदान ही नहीं किया। कोई कैसा है, कोई कैसा है, परेशानी है। और बाकी मांगे तो ये हमारी रोज की है। सड़क है, रास्ता है, पानी है, ये दुनिया भर की। आप घर घर पाइप भी लगे तो हैं, पर पानी है तो है नहीं उसमें। तो मांगे तो यहाँ दुनिया भर की मांगे ही मांगे हैं। अच्छा, सांसद कोई आता नहीं है, विधायक कोई आता नहीं है हमारे इलाके में। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेता गला फाड़ फाड़ कर विकास कार्यों का बखान कर रहे थे, लेकिन जलाल गांव समेत कई गांवों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लिहाजा सरकार के दावों पर भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनता को साधने के लिए हर राजनीतिक दल ने कई अभियान भी चलाए, तो वहीं अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया। जनता से कई वादे भी किए गए, पर फिर भी बूथ तक कोई मतदाता नहीं पहुंच पाए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। % का मतदान पूरे राज्य भर में हुआ था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन इस बार वोटिंग पिछले चुनाव से कम हुई। लिहाजा शासन प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जिस पर अब तक सभी सफाई दे रहे हैं। मतदान कम क्यों हुआ, इसके पीछे की कई वजहें। देखिए, सभी जनपदों में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। कोई भी अप्रिय घटना किसी भी बूथ पर नहीं हुआ है, और जितना हमने प्रयास किया है उसके अनुरूप सभी जनपदों में मतदान के लिए मतदाताओं ने अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया है। और जो मतदान का प्रतिशत है वो हमारे जैसे राज्य में हमेशा जो एवरेज रहता है उसके आसपास रहा है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है।
और जितना हमारा अपेक्षित था उसके अनुरूप मतदान हुआ। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इस बार 5 सीटों पर कुल 56% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे कम वोट अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई। पौड़ी गढ़वाल में 50.84%, नैनीताल सीट पर 61.35%, वहीं टिहरी सीट पर 52.57% और सबसे ज्यादा हरिद्वार सीट पर 62.36% वोट पड़े। देखिए, कल मतदान के दिवस पर शाम को 5 बजे तक 53.56% का मतदान पूरे राज्य भर में हुआ था और अभी तक का जो हम उसको देख पा रहे हैं उसके उपरांत जो है हमारे जो मतदान का प्रतिशत जो अंतिम निकल के आ रहा है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। हालांकि अभी कुछ मतदान पार्टियां वापस लौट रही हैं, तो जैसे ही समस्त पोलिंग पार्टियां वापस लौट जाती हैं उसके उपरांत ही अंतिम मतदान का प्रतिशत हम कह पाएंगे। अभी 55% के ऊपर ये मतदान दिखाई दे रहा है। मतलब इतना तो साफ है कि उत्तराखंड में 2019 चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत गिरने के साथ ही मतदान बहिष्कार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ही 2019 में जहां 10 स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है, वहीं इस बार के चुनाव में यह आंकड़ा 25 को पार कर गया है। यही कह रहे कि आप चुनाव करिए, आप उसके बाद हम आपकी बात आगे रखेंगे, प्रक्रिया आगे चलेगी। सर, ये तो हम 32 साल सुनते आ रहे हैं कि आप वोट करिए, उसके बाद आपका काम हो जाए, लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना, रोड का डामरीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए है कि इस बार चुनाव बहिष्कार रहेगा ही रहेगा। और हमने ये भी, जब हमने 11 सितंबर 2023 को हमने जब ये धरना प्रदर्शन पीडब्ल्यू ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया था, तो हमने उस समय जो है डीएम साहब को भी लिख के दिया था और एसडीएम साहब को लिख के दिया था और पीडब्ल्यू को लिख के दिया था कि यदि हमारा धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा संपूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया है। टिहरी संसदीय क्षेत्र के चक्राता के द्वार और बिशलाड़ खत में 12 गांव के ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। 6 मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। तहसीलदार और एसडीओ पंचायत ग्रामीणों को मनाने के लिए गांव में पहुंचे, लेकिन ग्रामीण नहीं मिले। मतदान स्थल मिंडाल में केवल 2 मतदान कर्मियों ने मतदान किया। कहा जा रहा है कि दामा पुल खारसी मोटर मार्ग पर मरम्मत न होने से 12 गाँव मिंडाल, खनाड़, कुराड़, सिचाड़, मजगांव, समोग, थणता, जोगियो, बनियाना, सेजाड़, सेनोग, टावरा आदि ने बहिष्कार किया। मसूरी में भी करीब 7 मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का ही वोट पड़े। हमारा कहना ये है, ये प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया है हम लोगों ने, तो टाइम मिला था उनके लिए, वो भी टाइम से नहीं आए। आज पहुंच रखे जब जो है नामुमकिन समय हो रहा है, और पहले हमने सबको सूचित किया, लिख के दिया, खुद प्रयास किया कि आ जाओ, कोई समझाओ, और आज आ रखे जब कोई जो है हमारे पास कोई जरिया नहीं है। 12 गांव है, एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते। पौड़ी में विकासखंड पाबो के मतदान केंद्र चैड़ में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं निकले। इसकी जानकारी लगने पर आनन फानन में निर्वाचन विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से वोट डालने की अपील की। काफी मान मनोबल के बावजूद सिर्फ 13 ग्रामीणों ने ही मतदान किया, जिसमें 2 मत कर्मचारियों के पड़े। चैड़, मल्ला और तल्ला गांव के कुल 308 मतदाता हैं। देखिए, सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि 10 सालों तक भाजपा के सांसदों ने अपने क्षेत्रों में झांक करके नहीं देखा, कोई भी विकास के कार्य अपने क्षेत्रों में नहीं किए, अपने क्षेत्र हित के या प्रदेश हित के कोई मुद्दे कभी लोकसभा में नहीं उठाए, और इनकी सरकारें भी जो है विकास करने में विफल रही हैं, बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही हैं, किसानों की समस्या का समाधान करने में विफल रही हैं। और उत्तराखंड तो सीमावर्ती राज्य है, यहाँ से हर घर से जो है कोई ना कोई सेना में है देश सेवा के लिए, और यहाँ पर अग्निवीर योजना का भारी विरोध है, क्योंकि इसको वापस लिए जाने की मांग प्रदेश का नौजवान और देश का नौजवान कर रहा है, सेना के पुराने स्वरूप को बहाल करने की मांग कर रहा है। इसी का असर कल मतदान पर दिखा और भाजपा का मतदाता, भाजपा का समर्थक पोलिंग बूथ तक जाने से कतराता रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह से लेकर के, कांग्रेस का मतदाता सुबह से लेकर के शाम तक पोलिंग बूथ पर डटा रहा, और निश्चित तौर पर इस बार का मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, और निश्चित तौर पर भाजपा की सत्ता से विदाई तय है, और उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत रही है। कल के मतदान प्रतिशत ने भी ये साबित कर दिया, और 4 जून को आने वाले रिजल्ट इस बात की पुष्टि भी कर देंगे। चमोली के 8 गांव के ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाए रखी।
निजमुल्ला घाटी के ईरानी गांव में मात्र एक ग्रामीण का वोट पड़ा। पाणा, गणाई, देवराड़ा, सकंड, पंडाव, पिनई और बलाण गांव के ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। कर्णप्रयाग के सकंड आदि बद्री के पड़ाव, नारायण पगड़ के मानूर और बेड़गांव के ग्रामीण मतदान से दूर रहे। थराली के देवराड़ा और देवाड़ के बलाड़ में मतदान का पूर्ण बहिष्कार हुआ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी की कोई कमी रही होगी, सभी ने बहुत भरपूर उसमें प्रयास किया है और हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी खुद के मतदाता में रही, जिसकी वजह से वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाया। और पोलिंग बूथ पर ना जाने का कारण उनका अपना पर्सनल भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, कहीं शादी का सीजन था, चिलचिलाती धूप थी, तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए मतदाता नहीं पहुँच पाया। पर ये विषय बहुत गंभीर है, इसको देखने वाली बात होगी। हमारे अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक जितना भी हमारा अमला है उस पर इस पे और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के 4 से ज्यादा जिलों में बुनियादी सुविधाएं न मिलने से नाराज होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चमोली में एक सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन आचार संहिता की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। बावजूद इसके ग्रामीण वोट डालने को तैयार नहीं हुए। इसी प्रकार चक्राता, मसूरी, पिथौरागढ़ में भी लोगों ने सड़क, पानी आदि की सुविधा के विरोध में मतदान का बहिष्कार किया। उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। और जिस प्रकार से जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से मेहनत बूथ स्तर पर की गई, उससे निश्चित है कि जो मत प्रतिशत उत्तराखंड में पड़ा है वो उसका 75% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और सब ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का बनाया है और सभी ने उस पक्ष में मतदान भी किया है। हालांकि कुछ जो मत प्रतिशत कम की जो बातें, अभी चुनाव आयोग के पूरा डेटा सामने आया नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट और जो सर्विस वोटर होते हैं उनके वोट भी अभी उनके प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब शायद पहले से कुछ 1-2% कम हो सकता है, लेकिन जो भी मत उत्तराखंड में पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकतर पड़ा है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबने रिकॉर्ड मत दिया है। उत्तराखंड में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी बीजेपी की, फिर भी पहाड़ों में आज भी सरकार मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंचा पाई है। रैलियों में विकास कार्यों को लेकर नेता गला फाड़ फाड़ कर उपलब्धियां गिनाते हैं। तो क्या बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता झूठा प्रचार करते हैं, या फिर फाइलों में ही पहाड़ का विकास हुआ है? बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में कई जिलों में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। 5 लोकसभा सीटों पर कई जगह पर तो खूब अच्छा मतदान भी हुआ, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा। ऐसे में अल्मोड़ा सीट ऐसी सीट रही जहां पर मतदान बेहद कम रहा। तो वहीं नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मतदान 59 से 61% तक हुआ है। तो पूरा अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो 55% तक ये मतदान रहा उत्तराखंड में। हालांकि निर्वाचन ने जो तैयारी की थी, जो आंकड़ा वो बता रहे थे और जो कह रहे थे, कयास लगा रहे थे कि उत्तराखंड में लगभग 75% तक वो एक टारगेट लेकर के चल रहे थे कि इस बार वो मतदान कराएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि केवल ये मतदान जो था वो 55% पर ही सिमट कर रह गया। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर इस बार मत प्रतिशत बेहद कम रहा। हालांकि इसके पीछे की कई तरह की वजह भी मानी जा रही है। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, इसलिए वो मतदान करने नहीं पहुंच पाए। या फिर इसकी वजह एक ये भी मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि कई लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो क्या उनको चुनाव आयोग नहीं साध पाया या उनको नहीं मना पाया, इस कारण ये वोट परसेंटेज पर जो मार्जिन था, जो आना था, वो काफ़ी कम रह गया। क्योंकि 2019 के अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उस समय भी 61% तक मतदान हुआ था, लेकिन इस बार केवल 55% तक पर ही यह मतदान सिमट कर रह गया। हालांकि चुनाव अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है अभी मत प्रतिशत और बढ़े, क्योंकि लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अधिकारी आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर ये मत प्रतिशत कहाँ कम हुआ, इसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं हैं और पोलिंग पार्टियां भी लगातार पहुंच रही हैं। अब ईवीएम को पूरा सुरक्षा के घेरे में रखा जा रहा है क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर
कौन प्रत्याशी किस लोकसभा से जीत दर्ज कर रहा है। तो ये भी कहना आसान होगा और साफ तौर पर कि अब अधिकारी लगातार अपना समन्वय बिठा रहे हैं कि आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो पार्टियां हैं वो भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, लोगों को साधने का प्रयास किया। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।